मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सोफी यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ के विषय में, जिसको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनहेरिटेंस क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। इनहेरिटेंस इज द अक्वायरिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स बाय देयर ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात वो कैरेक्टर या ट्रेड, वो लक्षण या ट्रेड जो माता पिता से संतान में ट्रांसफ़र होता है, या संतान जो कैरेक्टरिस्टिक अपने माता पिता से एक्वायर करता है, प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता जैसा ही दिखता है लेकिन एक्यूरेट नहीं दिखता, डिक्टो कॉपी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने बताया था, पहले लेक्चर मैंने बताया था कि जेनेटिक्स का जो मतलब होता है, अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हेरिडिटी जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है, जबकि इनहेरिटेंस क्या होता है, दोनों में अंतर बता दे रहा हूँ। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या होता है, दोनों का अगर एक्चुअल अर्थ समझिए दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। हेरिडिटी क्या होता है, इट इज़ द अगर हम देखें हेरिडिटी क्या कहते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, है ना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात माता पिता से बच्चे में लक्षण के ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और इनहेरिटेंस क्या होता है, दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात ऐसा ट्रेड्स, ऐसा लक्षण जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। तो इनहेरिटेंस यहाँ समझाया गया है, इनहेरिटेंस इज द एक्वायरिंग ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स बाय देयर ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात वो लक्षण, वो कैरेक्टर, वो जो माता पिता के अंदर का एक कैरेक्टर्स है, जिस प्रक्रिया द्वारा माता पिता का वो लक्षण जिस प्रक्रिया द्वारा बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और इनहेरिटेंस क्या होता है, वो ट्रेड, वो या वो लक्षण जो संतान में ट्रांसफ़र हो रहा है, जो संतान एक्वायर कर रहा है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कैरेक्टर माता पिता का संतान में जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है, तो इसका माध्यम होता है फैक्टर, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था और आज हम जीन के रूप में जानते हैं। तो जीन एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से माता पिता का कैरेक्टर संतान में उतर जाता है ना। जैसे कोई कहता है ना कि ये देखिए, ये बच्चा अपने पिता पर गया है, ये बच्चा अपने माता पर गया, तो क्यों, ये क्या क्या ये जो गया है, या फिर बताते हैं कि रिजेंबल कर रहा है, पड़ा है, दिखाई दे रहा है उनके जैसा। इसका मतलब होता है कि कोई न कोई ऐसा माध्यम है, कोई न कोई ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से माता पिता का कैरेक्टर संतान में उतर जा रहा है, तो उसको हम फैक्टर कहते हैं या जीन कहते हैं। ठीक। तो इनहेरिटेंस इज द एक्वायरिंग ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स बाय देयर ऑफस्प्रिंग्स। अर्थात वो कैरेक्टर या वो ट्रेड्स जो माता पिता से संतान में उतरता है, या संतान जिस लक्षण को एक्वायर करता है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक। इन द ईयर 1860 ग्रेगर जॉन मेंडल, द फादर एंड फाउंडर्स ऑफ द जेनेटिक्स, अनलॉक्ड द मिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक्स। 1860 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, या फिर जिन्होंने जेनेटिक्स का न्यू रखा था, जो फाउंडर हैं, उन्होंने जेनेटिक्स के रहस्य को सुलझा दिया, है ना। उन्होंने क्या कर दिया, जेनेटिक्स के विषय में जो मिस्ट्री बनी हुई थी, जो रहस्य बनी हुई थी, उस रहस्य को किसने सुलझाया, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो जेनेटिक्स के संस्थापक कहे जाते हैं, फाउंडर्स कहे जाते हैं, और इसीलिए हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। He conducted many experiments on pea plant and observed their pattern of inheritance from one generation to the next generation. उन्होंने अपने प्रयोगों को, अपने एक्सपेरिमेंट को पी प्लांट पर किया, जिसको हम पाइसम सटाइबम अर्थात गार्डन पी पर, मटर के पौधे पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और यह ऑब्जर्व किया कि इनहेरिटेंस का पैटर्न, जो इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उतर जाता है। His investigation led to the discovery of 3 laws of inheritance. उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, ये क्या होता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जन्म देता है, और 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था, जिसको कुल मिलाकर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है,
मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो अपना ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था वो मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर इन्होंने काम किया और इसके बाद इन्होंने 3 लॉज को दिया है। और वो 3 लॉ कौन है? द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर द 3 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के 3 लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। तो ये तीनों लॉज किसके दिए हुए हैं? मेंडल साहब के दिए गए हैं। These laws come into the existence by the experiment on pea plants in the variety of the offspring traits, differing traits। अर्थात ये जो लॉज हैं ये प्रभाव में कब आए, एग्जिस्टेंस में कब आए? आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेंडल्स ऑन द पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट पर जब काम किया, काम करने के बाद इन्होंने इन तीनों लॉज को दिया है। मेंडल्स स्टार्टेड हिज रिसर्च विथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अपना जो काम किया था, जो अपना रिसर्च किया था, जो अपना शोध को शुरू किया था, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट किया था। किस क्रॉस से? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने स्टार्ट किया था, है ना। मेंडल्स ऑब्जर्व दैट ट्रेड which were absent in the F1 generation had repeated in the F2 generation। मेंडल ने अपने प्रयोगों में ये पाया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे ट्रेड्स जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देते हैं वो फिर F2 जनरेशन में रीअपियर्ड हो जाते हैं। क्या देखा उन्होंने? मेंडल ऑब्जर्व दैट ट्रेड्स विच वी आर एब्सेंट इन F1 जनरेशन। उन्होंने देखा कि पेरेंटल जनरेशन के, अर्थात जब हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले 2 प्योर लाइन वेराइटीज़ के प्लांट में हम क्रॉस कराते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में डिसअपियर था, नहीं दिखाई देता था, वो F2 जनरेशन में रीअपियर्ड हो गया, फिर से दिखाई दिया। दीज ऑब्जर्वेशन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यही दोनों जो F1 जनरेशन में दिखाई देता है, जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देता है, F2 जनरेशन में फिर से अपीयर्ड हो जाता है, इन्हीं दोनों को लेकर मेंडल ने जो लॉ फॉर्मुलेट किया है वो 2 लॉ उसमें आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो कुल मिलाकर अगर हम जानें तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 लॉज को एस्टिमेट किया, 2 लॉज को स्टेट्स किया। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आइए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हुए इनके दोनों लॉज के विषय में समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड लॉज के आधार पर उन्होंने कौन से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने कौन से 2 लॉज स्टेट्स किए हैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंट और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉज मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट करते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली 1 पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया जाता है। जैसे अगर हम होमोलॉगस टॉल प्लांट करें, अगर कैपिटल टी प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टॉल प्लांट एंड प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट, ये दोनों अगर हम पूछे तो ये कैसे हैं? ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। जहाँ ये टॉलनेस को शो कर रहा है, ये टॉल है, वहीं ये क्या है? ये डॉर्फ है। क्या है ये डॉर्फ है। तो टॉल और डॉर्फ ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहलाते हैं, अर्थात अपोजिट कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो मेंडल ने 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले 2 पौधों, मटर के पौधों पर उन्होंने क्रॉस करा के देखा। और इन्होंने कैरेक्टर्स कौन लिया था? अर्थात स्टेम का हाइट लिया था, स्टेम का हाइट अर्थात टॉल एंड डॉर्फ। तो स्टेम का हाइट एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया था 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना। जैसे देखिए ये 1 पेयर है, ये 1 पेयर, तो 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया था। तो क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली 1 पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसे कहते हैं जिसमें 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ठीक, या ब्रीडिंग कराई जाती है। तो आइए इसको हम इस चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए ये पेरेंटल जनरेशन है, जिसको हम पेरेंटल जनरेशन अगर जीनोटाइप की बात करें तो ये प्योर लाइन वेराइटी ऑफ टॉल प्लांट है और ये प्योर लाइन वेराइटी ऑफ डॉर्फ प्लांट है। और जब इसका हम गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो गैमीट में आप जानते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है। अगर मान लीजिए गैमीट जब हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं या जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम माता से आता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पिता से आता है। तो जब गैमीट बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल टी इसमें से आ जाएगा, हैप्लॉइड नंबर ये, हैप्लॉइड नंबर ये। और जब दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या फिर ब्रीडिंग हो जाएगा, एनिमल्स रहेगा तो वहाँ ब्रीडिंग होगा, अब प्लांट है तो वहाँ हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो यहाँ जब हो जाएगा तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, अर्थात इसको हाइब्रिड कहते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन हुआ। कौन सा जनरेशन हुआ? F1 जनरेशन। और यहाँ आप देखेंगे कि F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण ही एक्सप्रेस होता है
अप्रभावी लक्षण जो स्मॉल टी है ये सप्रेस हो जाता है, दब जाता है। तो F1 जनरेशन उन्होंने ये देखा कि प्योर प्लांट, अगर प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ टॉल प्लांट और प्योर लाइन वेराइटी ऑफ डार्क प्लांट के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट अपना कैरेक्टर शो करता है, डार्क प्लांट का कैरेक्टर छिप जाता है। तो जो कैरेक्टर दिखाई देता है इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अर्थात एक लंबे वाले पौधे को एक छोटे वाले पौधे के बीच में क्रॉस करा दिया गया तो इसमें देखा गया कि F1 जनरेशन में पूरे पौधे क्या है, टाल ही हुए, अर्थात उसका जो डॉर्फ वाला कैरेक्टर, स्मॉल टी वाला कैरेक्टर था वो छिप गया, वो ट्रेड नहीं दिखाई दिया। इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। फिर जब इन्होंने F2 जनरेशन के लिए इन्होंने सेल्फिंग करा दिया, देखिए यहाँ सेल्फिंग हो गया, जब सेल्फिंग कराया तो इन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर छिपा हुआ था, स्मॉल टी वाला कैरेक्टर जो छिपा हुआ था वो भी यहाँ एक्सप्रेस हो गया। क्या हो गया? वो भी यहाँ एक्सप्रेस हो गया। अर्थात ये 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट, अर्थात ये ड्वार्फ प्लांट F1 जनरेशन में इसका कैरेक्टर नहीं दिख रहा था, ये टॉल प्लांट से सभी, लेकिन F2 जनरेशन में ये भी एक्सप्रेस हुआ। और किस रेशियो में? 3:1 रेशियो में दिखाई दिया। तो इसी आधार पर मेंडल ने 2 लॉज दिए। F1 जनरेशन के लिए उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया और F2 जनरेशन में जो आया इसके आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट दिया। यहाँ देखिए जो रेशियो आया, अगर पुन्नेट चेकर बोर्ड को अगर हम देखें, पुन्नेट स्क्वायर ऑफ चेकर बोर्ड की अगर हम बात करें तो फिनोटिपिकली अगर हम देखें बाहर तो उसके मार्फोलॉजी के देखेंगे तो 3 पौधे कैसे हैं, टाल टाल, तो 3:1 और 1 पौधा जो है डॉर्फ है। तो यहाँ जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1 आएगा। अगर इसको जीनोटिपिकली देखें, अर्थात इसके जीन को अगर हम देखें तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी में अगर हम देखें तो कैपिटल टी के रूप में, एक मिनट, यहाँ अगर हम देखें कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी के बीच में देखें तो कैपिटल टी में 1 प्लांट और स्मॉल टी में 2 और कैपिटल टी स्मॉल टी में 2 और स्मॉल टी में एक मिनट, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी में इन्होंने 1 देखा, कैपिटल टी स्मॉल टी में 2 और स्मॉल टी में 1। तो 1:2:1 का रेशियो जो आएगा वो किस में आएगा? वो जीनोटिपिक रेशियो के रूप में देखने को मिला। तो आइए अब इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टेट्स 2 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने 2 लॉज को दिया। कितने लॉज को दिया? उन्होंने 2 लॉज को दिया। किसके आधार पर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 2 लॉज को फार्मुलेट किया। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के विषय में कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन parents with pure contrasting traits are crossed together, only one form of traits appear in the next generation. The hybrid offsprings will exhibit only the dominant traits in the phenotype. अगर हम देखें तो when a parents with a pure line variety, अगर प्योर लाइन वेराइटीज़ के पेरेंट्स के बीच में प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डोमिनेंट प्लांट कैपिटल टी एंड प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ रेसिव प्लांट दैट इज द स्मॉल टी, इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें ये देखा गया कि ओनली 1 फॉर्म ऑफ द ट्रेट्स अपीयर इन द F1 जनरेशन। उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में केवल और केवल एक ही ट्रेट दिखाई दिया, अर्थात पेरेंटल में जो हम प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ पेरेंट के बीच में क्रॉस करा रहे थे उनमें उन्होंने देखा कि केवल एक ही कैरेक्टर दिखाई दिया, अर्थात कौन सा? कैपिटल टी वाला। अर्थात टॉलनेस का जो ट्रेट्स था, जो लक्षण था वो दिखाई दिया, ड्वार्फ वाला ट्रेट्स उसमें छिप गया। तो कह रहा है द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, अर्थात F1 जनरेशन क्या बना है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें कह रहा है कि हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स में से केवल और केवल डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर होता है, अर्थात ये कैपिटल टी, इसके आधार पर ये जो पौधा होगा वो टॉल होगा। अर्थात ये कैपिटल टी अपने प्रभाव को तो दिखा पाया लेकिन स्मॉल टी अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाया, वो सप्रेस हो गया। तो इसके आधार पर मेंडल ने बताया कि जब प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टॉल प्लांट एंड प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें अगर हम फिनोटिपिकली देखें तो टोटल के टोटल पौधे टॉल होते हैं, अर्थात कैपिटल टी अपने प्रभाव को तो दिखा पाता है लेकिन स्मॉल टी अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता। तो ऐसा ट्रेट जो दिखाई देता है उसको हम डोमिनेंस ट्रेट्स कहते हैं और ऐसा जो नहीं दिखाई देता, सप्रेस हो जाता है, उसको हम रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हाइब्रिड के रूप में अगर हम देखें तो मेंडल ने यह देखा कि हाइब्रिड प्लांट में केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है, रिसेसिव कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देता। इसी के आधार पर उन्होंने उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। क्या कहा? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा।
लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ कहा गया। इन दिस लॉ ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड एज द फैक्टर। इस लॉ में उन्होंने देखा कि जो कैरेक्टर होता है वो केवल और केवल डिस्क्रीट यूनिट द्वारा, एक डिस्क्रीट यूनिट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसको मेंडल ने उस समय फैक्टर नाम दिया था। क्या दिया था? फैक्टर नाम दिया था। लेकिन आज के डेट में इसी फैक्टर को जीन कहा जाता है ना। तो वो चीज़ अर्थात इनहेरिटेंस का वो कैरेक्टर जो कंट्रोल्ड होता है, जो माता पिता का कैरेक्टर्स बच्चे में जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन। अर्थात वो माध्यम जो है वो जीन है। तो वही कहा गया है कि इन दिस लॉ ईच कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय अ डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड एज द फैक्टर। ये एक डिस्क्रीट यूनिट जो होता है उसको हम फैक्टर कहते हैं, जिसके द्वारा कैरेक्टर का क्या होता है? निर्धारण होता है, अर्थात कंट्रोल्ड जो किया जाता है। अर्थात कैरेक्टर को कंट्रोल करने का जो एक प्रक्रिया है या कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो किसके अंदर है? वो फैक्टर्स के अंदर है, जीन के अंदर है। विच अकर्स इन पेयर, और ये फैक्टर्स पेयर के रूप में पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया ना, या तो कैपिटल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकता है। तो ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ द फैक्टर। ये ट्रेड्स हैं। ये फैक्टर जो होते हैं जोड़े में होते हैं, चाहे कैपिटल टी होगा, चाहे कैपिटल टी होगा, या स्मॉल टी होगा। तो ये क्या है? ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जीन और फैक्टर में कोई अंतर नहीं बच्चों, केवल और केवल ये समझाने के लिए कि अगर हम फैक्टर्स के रूप में बात करेंगे, अलील के रूप में बात करेंगे, तो हम जानेंगे कि एक जीन के दो अलील है ना, अर्थात दो उसके रूप होते हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव को, या दोनों डोमिनेंट को, या एक डोमिनेंट एक रेसेसिव को कैरेक्टर मतलब इस रूप में वो शो कर सकता है। ठीक, तो विच अकर्स इन पेयर, और ये जो फैक्टर होता है ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। इफ़ द पेयर आर हेट्रोजाइगस वन विल ऑलवेज डोमिनेट द अदर। अगर कह रहा है कि अगर ये एलील अगर ये जो फैक्टर्स हैं अगर पेयर के रूप में पाया जाता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस माने कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात एक प्रभावी एक प्रभाव। कह रहा है अगर ये पेयर हेट्रोजाइगस रूप में है तो केवल और केवल अपना जो प्रभाव दिखाएगा ये कैपिटल टी वाला अपना प्रभाव दिखाएगा। इस प्रकार से ये पौधा टॉल कहा जाएगा। अर्थात हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाने के लिए केवल और केवल एक ही एलील की ज़रूरत होती है, एक ही एलील अपने प्रभाव को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए दोनों क्या होना चाहिए? दोनों एलील स्मॉल, अर्थात रेसेसिव कंडीशन को होने चाहिए, तभी इसको हम डॉर्फ कह सकते हैं। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हम इसको टॉल कहेंगे क्योंकि ये प्रभावी है। अगर कैपिटल टी है तो भी टॉल है ना। तो वही कह रहा है टॉलनेस को शो करने के लिए केवल एक ही एलील अपने प्रभाव को एक्सप्रेस कर सकता है, एक ही एलील अपने पूरे प्रभाव को दिखा सकता है। लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर्स के लिए टू सच जीन आर रिक्वायर्ड, दोनों जीन अर्थात दोनों एलील्स की ज़रूरत होती है अगर उसको रेसेसिव कैरेक्टर्स को शो करना है। ठीक, आइए अगला देखते हैं हम थोड़ा सा और आगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक्सप्लेन किया जाता है क्या कि वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जाता है, अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ टॉल प्लांट एंड प्योर लाइन वेराइटी ऑफ डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है। ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर्स विल एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में हम देखेंगे तो केवल एक ही अपने कैरेक्टर को शो कर पाता है, अर्थात कैपिटल टी। सभी पौधे टॉल दिखाई देते हैं। एंड बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स विल बी एक्सप्रेस इन द F2 जनरेशन इन द रेशियो 3:1। अगर दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं तो F1 जनरेशन में न दिखाकर F2 जनरेशन दिखाई देते हैं। जैसा कि इस फिगर में देखिए, अगर ये देखें कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी, तो यहाँ आप देखेंगे स्मॉल टी की वजह से होता है ड्वार्फ, लेकिन यहाँ टोटल प्लांट क्या होते हैं? टाल होते हैं, अर्थात स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को नहीं दिखा पाए। लेकिन यहाँ अगर F2 जनरेशन की हम बात करें तो F2 जनरेशन में देखिए ये भी अपने कैरेक्टर, अर्थात एक प्लांट डॉर्फ वाला यहाँ दिखाई दे रहा है। अर्थात F2 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर्स भी अपने को प्रतिबिंबित करता है, दिखाई देता है, लेकिन F1 जनरेशन में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए तो F1 जनरेशन को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है और F2 जनरेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं, अर्थात शुद्धता का प्रमाण देखने को मिलता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक, तो यही बात इसमें कहा गया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन दैट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर्स विल एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के लिए एक ही पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई देता है, लेकिन बोथ, अर्थात अगर हम ये देखें एंड द बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स विल बी एक्सप्रेस इन द F2 जनरेशन द रेशियो फिनोटिपिक रेशियो। अगर फिनोटिपिकली रेशियो हम देखें तो 3:1 का रेशियो जो होता है F2 जनरेशन में दिखाई देता है, जिसमें दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, टॉलनेस एज वेल एज द डॉर्फनेस दोनों। ठीक, अगला हम देखें तो द वन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज द कॉल्ड एज द डोमिनेंट, अर्थात वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में दिखाई देता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। एंड द अदर विच इज सप्रेस्ड
इज कॉल्ड एज द रेसिसिव ट्रेट्स। और वो जो दब जाता है, जो अपने कैरेक्टर्स को नहीं दिखा पा जाता है, उसको हम अप्रभावी कहते हैं या रेसिसिव ट्रेट्स कहते हैं। अर्थात F1 जनरेशन में जो अपने प्रभाव को दिखाता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं, और जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता है, सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, उसको हम रेसिसिव अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहना चाहें तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट द रेसिसिव ट्रेट्स आर ऑलवेज डोमिनेंट। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझाना चाहें तो ये बताता है कि रेसिसिव ट्रेट्स आर ऑलवेज डोमिनेटेड आर मास्क्ड बाय द डोमिनेंट ट्रेट्स। अर्थात जो रेसिसिव ट्रेट्स हैं वो हमेशा दब जाता है, दबा दिया जाता है, डोमिनेटेड कर दिया जाता है या मास्क्ड कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, किसके द्वारा? डोमिनेंट कैरेक्टर के द्वारा। तो हम थोड़ा सा सरल भाषा में अगर कहें तो जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होता है वो दबा दिया जाता है अपने प्रभाव। जैसे आप समझिए, आसपास पड़ोस में दो लोग ऐसे रह रहे हैं जो एक पहले से संपन्न है, धनवान है, मजबूत है, बॉडी से भी मजबूत है, धन से भी मजबूत है, और एक दूसरा वाला गरीब है और बॉडी से भी वीक है। तो बताइए प्रभावी कौन होगा? जो धनवान होगा, जो बलशाली है, वो प्रभावी हो जाएगा। तो वो क्या गरीब आदमी को आगे उभरने देगा? नहीं, वो दब जाएगा, उसको दबा देगा। और किसका प्रभाव दिखेगा? केवल और केवल जो मजबूत आदमी है, जो धनवान है, उसके। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है कि प्लांट में भी मेंडल ने देखा कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अपने आप को दिखाई देते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो हमेशा के लिए दब जाता है F1 जनरेशन में। लेकिन वो अपने प्रभाव को कम नहीं करेगा। लेकिन जब उसको सेल्फ करा दिया गया तो देखा गया कि वो कैरेक्टर भी F2 जनरेशन में प्रतिबिंबित हो गया, दिखाई दिया ना। उसके आधार पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट दिया गया। दिस लॉस कैन बी डिस्क्राइब बाय द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। इस लॉ को मेंडल के एक्सपेरिमेंट द्वारा डिस्क्राइब किया गया। आगे देखते हैं। A monohybrid cross is a cross between the two monohybrid traits, that is the capital T and small t। अर्थात मोनोहाइब्रिड में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाता है, एक प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ कैपिटल टी और प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ स्मॉल टी, अर्थात एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट के बीच में। हियर प्लांट विच हैव द सेम कैरेक्टर्स बट डिफर इन ओनली द कैरेक्टर्स। इसमें ये देखा गया कैरेक्टर दोनों का सेम लिया जाता है। जैसे हम कहें तो ये प्लांट का हाइट लिया गया, हाइट इज़ अ टाइप ऑफ द कैरेक्टर, लेकिन ट्रेट्स दोनों का अलग अलग होता है। ट्रेट्स माने क्या कि एक लंबा है और एक छोटा है, तो दोनों का ट्रेट्स जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन कैरेक्टर सेम होता है। अगर प्लांट की हाइट की हम बात करें तो हाइट में एक प्रभावी के रूप में अगर हम देखें तो टॉल प्लांट है, और एक अप्रभावी के रूप में देखें तो डॉर्फ प्लांट है। तो दोनों का कैरेक्टर तो सेम होता है, लेकिन ट्रेट्स दोनों का क्या होता है? डिफर होता है। फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आगे देखते हैं। फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल्स बिगिन विथ अ पेयर ऑफ द पी प्लांट। मोनोहाइब्रिड को समझाने के लिए मेंडल ने पी प्लांट के, मटर के पौधे के एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था विथ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के साथ। जैसा कि मैंने बताया ना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स माने क्या होता है? एक टॉल और एक डॉर्फ, दैट इज वन टॉल एंड अनदर डॉर्फ। जैसा कि मैंने बताया कि एक लंबा पौधा, एक छोटा पौधा लिया गया। द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द टॉल एंड डॉर्फ प्लांट रिजल्ट इन द टॉल प्लांट्स। और जब इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया पेरेंटल पॉपुलेशन के बीच में, जैसा कि स्पीकर में देखिए कि ये यही समझाया गया है कि जब ये पेरेंटल पॉपुलेशन के बीच में यहाँ क्रॉस कराया गया है ना, क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। तो इसमें ये देखा गया कि F1 जनरेशन में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए। तो इसको कहा गया है, यही कहा गया कि इसमें इनको क्रॉस कराया गया है ना। क्या कराया गया है? यहाँ देखिए, फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल्स बिगिन विथ वन पेयर ऑफ द पी प्लांट्स with two contrasting traits, that is one tall and one dwarf. The cross pollination of the tall plant and dwarf plant result in the tall plant। और इन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में केवल और केवल सभी टॉल प्लांट हुए। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रभाव को एक्सप्रेस किया। एंड द ऑफस्प्रिंग्स वेर कॉल्ड एज द F1 प्रोजिनी। और F1 जनरेशन में आने वाले जो ऑफस्प्रिंग, जो संतान हुए, जो पौधे हुए, उसको F1 प्रोजिनी के नाम से जाना गया, या F1 या फर्स्ट फिलियल जनरेशन के नाम से जाना गया। The traits which is expressed in the phenotype is called as the dominant traits। वो लक्षण जो एक्सप्रेस हुए F1 जनरेशन में, जो अपने प्रभाव को दिखाए, उसको हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। while the one that is not is called as the recessive traits। और जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाए, मास्क्ड हो गए, सप्रेस हो गए, उसको हमने रेसेसिव कैरेक्टर्स कहा, अप्रभावी लक्षण कहा। He then continued his experiment with self pollination। और फिर उन्होंने क्या किया? जो F1 जनरेशन में आया हुआ प्लांट था, उसके बीज को उन्होंने कलेक्ट किया और फिर ज़मीन में बो दिया। ज़मीन में बोने के बाद उसका फिर उन्होंने क्या करा दिया? सेल्फिंग करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन जब ने कराया, किसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया? हाइब्रिड को, अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी, जो F1 प्रोजिनी आए थे, F1 प्रोजिनी को उन्होंने सेल्फिंग करा दिया। तो रिजल्ट बहुत ही ऐसा दिखा जो बिल्कुल इमेजिनरी था, एकदम जादुई मैजिक था। उन्होंने जो रिजल्ट देखा वो क्या रिजल्ट देखा?
the result in both tall and short plant in the ratio 3:1 which gives rise to the law of segregation। उन्होंने ये देखा कि अब जो रेशियो दिखाई दिया F2 जनरेशन में, जो दबा हुआ कैरेक्टर्स था वो भी प्रभावी होकर मतलब वो भी उभर के दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, अर्थात फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में जो डॉर्फ प्लांट था वो भी अपने लक्षण को दिखाया और वो F2 जनरेशन दिखाई दिया। तो जो फिनोटिपिकली रेशियो देखने को मिला वो 3:1, अर्थात 3 पौधे बड़े हुए तो 1 पौधा छोटा दिख गया, अर्थात छोटे का भी कैरेक्टर यहाँ दिखाई दिया क्योंकि पेरेंटल जनरेशन में ये देखा गया था। तो इसके आधार पर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझा दिया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, जिसको कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। अर्थात मेंडल ने ये समझा दिया कि कभी भी कोई जो फैक्टर होते हैं जीन कभी भी अपने को क्या होता है ब्लेंडिंग नहीं होता है, अर्थात कोई अपने कैरेक्टर को ब्लेंड नहीं करता। जीन जो है कैरेक्टर को कभी ब्लेंड नहीं करता है, कभी मिक्सिंग नहीं होता है, समय आने पर वो अपने प्रभाव को दिखा देता है ना। तो रेसेसिव कैरेक्टर मतलब प्रभाविकता के आगे भले ही वो छिपा रहे लेकिन उसका वजूद नहीं समाप्त हो जाएगा, वो रहेगा और अगले जनरेशन में प्रतिबिंबित होगा। इस आधार पर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 लॉज को समझाया, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। तो आज अभी हम लोगों ने मेंडल्स के फर्स्ट लॉ को देखा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब कल हम लोग जो बात करेंगे जो उन्होंने देखा है दूध का दूध और पानी का पानी, लॉ ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का जो हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस से डिस्कस किया वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपके समझ में आता हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से हो सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।